Hooke's law. Hooke's law is applicable for the elastic substance. Those objects whose behavior is elastic in nature, the Hooke's law is applicable. But Hooke's law is not applicable for all materials like as plastic, steel, or in engineering design. Hooke's law play most important role. It is the law of elastic discovered by the English scientist. Means this law is discovered by English scientist Robert Hooke in 1660. It states that for the relatively small deformation of an object, the displacement or size of the deformation is directly proportional to the deforming force or load. What mean is, इसका क्या मतलब हुआ कि हुक्स लॉ कहना क्या चाह रहा है कि अगर मान लीजिए आप किसी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। हुक्स लॉ को उन्होंने स्प्रिंग पे लगा के दिखाया है। तो स्प्रिंग पे मीन्स इलास्टिक बिहेवियर्स इन नेचर। ये आपने लेट अस कंसीडर अ स्प्रिंग, ये हमने एक स्प्रिंग लिया है। इस स्प्रिंग को मैंने इस पे एफ फोर्स लगाया, स्प्रिंग ने डिस्प्लेसमेंट किया एक्स। तो कहता है जो लगने वाला फोर्स है, दिस डिफॉर्मिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और द साइज ऑफ द डिफॉर्मेशन। इस डिफॉर्मिंग फोर्स से जो डिफॉर्मेशन हुआ है, जो चेंज आया है, इसने कितना डिस्प्लेस किया है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड या डिफॉर्मिंग फोर्स। दिस इज द स्प्रिंग फोर्स है, इसे स्प्रिंग फोर्स कहा गया क्योंकि एक स्प्रिंग पे लगाया गया है। स्प्रिंग का हमने केस लिया है। जितना ज़्यादा आप वेट लगाते जाएंगे उतना ज़्यादा डिफॉर्मेशन ज़्यादा होता जाएगा। जैसे ही आप फोर्स को यहाँ इंक्रीज़ करते हो, F से 2F किया है, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिफॉर्मेशन है, वो क्या हो गया है, डबल हो गया है। ठीक है, तो डिफॉर्मेशन मतलब बॉडी के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब फोर्स कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आपने यहाँ पे लोड को हैंग किया है, ये लोड हैंग किया गया है। अब लोड आपका कितना था, F न्यूटन फोर्स लगा रहा था। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, डाउनवर्ड में। लेकिन स्प्रिंग का अपना नेचर क्या है, ये स्प्रिंग क्या चाहता है, चाहता है कि वापिस रिगेन्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। किसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या है, फोर्स डाउनवर्ड एंड ए रेस्टोरिंग force is stored inside this spring and whose tendency to regains its original position. Both are opposite to each other. Applied force and this restoring force is try to regain this springs its original position। जो फोर्स लग रहा है उससे बिल्कुल अपोजिट होता है, इसलिए ये नेगेटिव साइन यहाँ पे लिया गया है कि जो स्प्रिंग फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो दोनों एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। द फोर्स एफ एंड द डिस्प्लेसमेंट एट विच द स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एफ एस स्प्रिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एक्स, नेगेटिव साइन मैंने बता दिया है। बोथ आर अपोज करते हैं एक दूसरे का। एफ एस टू रिमूव दिस डायरेक्टली साइन वी यूज अ कांस्टेंट के, यहाँ पे ये कांस्टेंट के यूज़ किया गया है। एफ एस स्प्रिंग फोर्स है, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक्स स्प्रिंग स्ट्रेचर या कंप्रेस। किस केस में, स्ट्रेच के केस में और कंप्रेशन के केस में। ठीक है, हुक्स लॉ रियल लाइफ में आता कहाँ पर काम है, जो हम वी फिल्स एयर इनसाइड बैलून, बैलून के अंदर जब हम एयर फिल करते हैं तो इन दैट केस स्ट्रेस के साथ साथ आप लोगों को पता है स्ट्रेन भी प्रोड्यूस होता है। तो जब बैलून में हवा फिल की जाती है, एयर फिल करते हैं, तो वहाँ पर हुक्स लॉ क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। क्योंकि आप उसके अंदर जो एयर प्रेस कर रहे हो, फिल कर रहे हो जैसे, तो बैलून क्या है, उसका इलास्टिक नेचर है। बैलून का साइज क्या हो रहा है,
स्ट्रेच आ रहा है उसके अंदर एक्सटेंड हो रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग अगर बैलून का नेचर क्या है, वापस बैलून अपनी पोजीशन को रिगेन करना चाहता, वही पोजीशन लेना चाहता, तो एयर को क्या करना चाहिए, बाहर की तरफ पे प्रेशर लगाएगा। अगर आप बैलून को ऊपर से नहीं पकड़ते हो तो एयर क्या जाएगी, बाहर की साइड चली जाएगी। तो हुक्स लॉ रियल लाइफ में आप देख सकते हो, बैलून के अंदर आप यूज़ करते हो वहाँ पर। अकॉर्डिंग्स टू हुक्स लॉ, within elastic limit, stress developed is directly proportional to the strain produced in the body. Means कि जो ऑब्जेक्ट के अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, स्ट्रेन है। ये भी हुक्स लॉ की एक डेफिनेशन है, आप ये भी लिख सकते हो, यहाँ से भी लिख सकते हो, तो कौन सी भी आप पे राइट डाउन कर सकते हो अपनी नोटबुक के अंदर या एग्ज़ाम के अंदर। Stress is directly proportional to strain. To remove this directly sign we use the constant K. अब आता है आपका, इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक है इट इज़ एप्लीकेबल। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये किसके लिए एप्लीकेबल है। इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द इलास्टिक सब्सटेंस। इट डज नॉट एप्लीकेबल टू प्लास्टिक और अदर मटेरियल्स या मेटल्स, उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, ओनली फॉर इलास्टिक सब्सटेंस के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है द रिलेशन बिटवीन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फॉर अ गिवन मटेरियल अंडर टेंसाइल स्ट्रेस कैन बी फाउंड एक्सपेरिमेंटली इन अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ टेंसाइल प्रॉपर्टीज। ए टेस्ट सिलेंडर और अ वायर इज स्ट्रेट बाय अप्लाइड अ फोर्स। आप मैंने पहले भी बताया कि आप एक सिलेंडर लेते हो, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से उसे स्ट्रेस करते हो तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाता है, लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाती है। जब आपने कोई वायर ली है, उसको दोनों एंड से आपने क्या किया, स्ट्रेच किया, तो उसके अंदर भी क्या हो जाएगी, टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाएगी। अब इसका स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो हम केस ले रहे हैं उसके अंदर क्या रोल है, ये हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। द अप्लाइड फोर्स इज ग्रेजुअली इंक्रीज स्टेप द चेंज इन द लेंथ इज नोटेड। जैसे जैसे हम फोर्स को लगाते जाते उसकी लेंथ के अंदर क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। और वो चेंज क्या होता है, द अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया मीन स्ट्रेस क्या होती है, अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया इन दिस कर्व। अब आप कर्व पे आते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन वाली जो ये कर्व आपको दिखाई दे रही है ग्राफ के अंदर, वेरी फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल। हर एक के लिए यह जो डायग्राम दिया है सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये यहाँ पर मैं इलास्टिक बिहेवियर के लिए लेके चल रही हूँ, इलास्टिक ऑब्जेक्ट के लिए। ऑल सभी मटेरियल के लिए अलग अलग तरह की कर्व आएगी, स्टील के लिए अलग आएगी, प्लास्टिक के लिए अलग आएगी, या आप इलास्टिक लेते हो उसके लिए अलग होगी। तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए क्या होती है, ये अलग अलग होती है। दिस कर्व हेल्प अस टू अंडरस्टूड हाउ अ गिवन मटेरियल डिफॉर्म्स विद इंक्रीजिंग लोड। ये क्या बता रहे कि जैसे जैसे लोड इंक्रीज हो रहा है तो उसके अंदर मटेरियल के अंदर डिफॉर्म्स किस तरह से इंक्रीज कैसे प्रोड्यूस होता है, उसे अंडरस्टैंड करने के लिए हमें किसकी हेल्प चाहिए, ऐसी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की। इन दिस ग्राफ वी सी दैट द रीजन बिटवीन O टू A, हम इस ग्राफ में देखते हैं जो रीजन यहाँ O पॉइंट, हाँ सॉरी एक मिनट, ये मैं कर देती हूँ, ओरिजिनल पॉइंट है O, ओरिजिन है। जो पॉइंट O से A है, द कर्व इज लीनियर, यू कैन से यू कैन द कर्व इज लीनियर। यहाँ पे बिल्कुल सीधी आपको कर्व दिखाई दे रही है। इन दिस रीजन हुक्स लॉ इज ओबे, यहाँ पे हुक्स लॉ ओबे कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेन है, लीनियर ग्राफ है। जैसे जैसे स्ट्रेस इंक्रीज हो रही है उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रेन भी इंक्रीज हो रही है। तो दो बॉडी रिगेन, इस रीजन के अंदर क्या करती है, बॉडी वापस अपनी उसी पोजीशन को ले लेती है। द बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, मतलब आपने जितनी स्ट्रेस इस पे लगाई
अगर आप उतनी ही स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाती है, अगर बॉडी को इतनी स्ट्रेस के बाद छोड़ देते हो, मतलब उससे लीव कर देते हो फ्री, तो वो वापस अपनी उसी पोजीशन को ले सकती है यहाँ पे। तो ये किसके लिए हो गया, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दिस ओबे हुक्स लॉ। इन दिस रीजन द सॉलिड बिहेवियर एज एन इलास्टिक बॉडी, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आपने सॉलिड लिया है उसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, इलास्टिक बिहेवियर होगा। कहाँ से, ओ से लेके ए तक। इन द रीजन बिटवीन ओ टू ए द कर्व इज लीनियर, इन दिस रीजन हुक्स लॉ इज ओबेड। सेकेंड आता है रीजन, इन द रीजन फ्रॉम ए टू बी, रीजन ए टू बी, पहला जो मैंने रीजन बताया है ओ से ए जो रीजन है ये है प्रोपोर्शनल लिमिट रीजन, दिस रीजन ओ टू ए इज प्रोपोर्शनल लिमिट रीजन। और यहाँ से यहाँ तक परमानेंट सेट रीजन, जहाँ अब पढ़ने वाले हैं यहाँ तक परमानेंट सेट हो चुका है, इससे आगे आप स्ट्रेस से और नहीं बढ़ेगी, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट ए टू बी, ए टू बी रीजन स्ट्रेस और स्ट्रेन्स। इस रीजन में स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ए टू बी। दिस रीजन डज नॉट ओबे द हुक्स लॉ, यहाँ पे हुक्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक ऑब्जेक्ट के अंदर इलास्टिक बिहेवियर नहीं होगा। अब बॉडी क्या करेगी, वापस अपनी पोजीशन को रिगेन नहीं करेगी, इट डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन व्हेन द लोड इज रिमूव्ड। द पॉइंट बी इन द कर्व इज नोन एज यील्ड पॉइंट, पॉइंट बी को क्या बोला गया है, यील्ड पॉइंट बोला गया है, और इलास्टिक लिमिट भी कह सकते हैं। एंड द corresponding stress is known as the yield strength of the material. This stress is known as the sigma y. Sigma y stress is known as the yield strength of the material. If the load is increased further, the stress developed exceeds the yield strength and strain increase rapidly. Even for a small change in the stress, the portion of the curve between B and D showing this. When the load is removed and the point C lies between B and D, the body does not regain its original dimensional. In this region, even the stress is zero, the strain is not zero. The point C lies between B and D. In this point, the body does not regain its original position. एट द पॉइंट सी, जैसे आप बी से सी पे जाते हो, आप देखते हो कि बी से सी पर जाते टाइम डी, जैसे ही डी पॉइंट पे चले जाते हैं, यहाँ पे क्या है, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है स्ट्रेस के अंदर, ओनली क्या प्रोड्यूस हो रही है, स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है। क्या होती है, अगर आप पॉइंट बी से डी पर जाते हैं तो वहाँ पर इवन स्ट्रेस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और स्ट्रेन इज नॉट जीरो, स्ट्रेन में कंटिन्यू आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक चेंज आ रहा है। इसके बाद आता है आपका, यहाँ से इस पॉइंट को बोला क्या गया है, पॉइंट प्रोपोर्शनल लिमिट मैंने ये बता दिया आपको, परमानेंट सेट है, यील्ड पॉइंट है। अब आपका आता है इसके बाद ये परमानेंटली क्या हो चुका है, सेट हो चुका है यहाँ तक, अब इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आने वाला। मटेरियल इज सेट टू हैव परमानेंट सेट, द डिफॉर्मेशन इज सेट टू बी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। यहाँ से यहाँ तक का जो परमानेंट सेट हो चुका है, अब ऑब्जेक्ट कैसी हो गई, इलास्टिक से उसका नेचर चेंज हो गया है, वो कैसी हो गया है, प्लास्टिक बिहेवियर को फॉलो करेगी, प्लास्टिक नेचर आ चुका है। द पॉइंट डी ऑन द ग्राफ इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये पॉइंट डी की ये सिग्मा यू टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ। और ये किसके अंदर आता है, आपका प्लास्टिक बिहेवियर्स के अंदर ऑब्जेक्ट, ये इलास्टिक बिहेवियर तक था यहाँ तक, अब क्या आ चुका है इसमें, प्लास्टिक बिहेवियर, जहाँ स्ट्रेस क्या हो चुकी है, जीरो, और क्या है यहाँ पर ओनली स्ट्रेन है। इफ द limited stress and strain, the point D and E are very close and the point E is known as, अब point जो आपका E आया हुआ है, at the point E, point E पे क्या हो जाएगा, अब ये एंड पॉइंट है जहाँ पर
ये जो इलास्टिक है, ये रस्सी बिल्कुल क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, और उसे क्या बोलेंगे, फ्रैक्चर्स पॉइंट। फ्रैक्चर्स पॉइंट पे वो ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, और मटेरियल इज सेड टू डक्टाइल। उसे क्या बोल दिया गया है कि मटेरियल क्या हो गई है, डक्टाइल। द मटेरियल इज सेड टू ब्रिटल एट पॉइंट ए, ब्रिटल्स एट पॉइंट ए, fracturous point, and the materials is said to be ductiles. The stress strain behavior varies from material to material. हर एक मटेरियल के लिए ये सेम नहीं होता है, सभी के लिए अलग अलग होता है. रबर कैन्स बी पुल्ड टू सेवरल टाइम इट्स ओरिजिनल लेंथ एंड स्टिल returns to its original shape, but strain curve for the elastic tissues of aorta present in the heart. Note the although elastic region is very large, the material does not obey the Hooke's law. All materials, what do you want to say? All objects follow the Hooke's law? No. Only those objects whose nature is elastic. Now, Hooke's law over most of the region does not obey for all materials. There is a no well-defined plastic region. Substance like the tissues of aorta, rubber sheets which can be stressed to causes large strain are called elastomers. Rubbers like as a rubbers या tissues of aorta which can be stretched, जिन्हें हम स्ट्रेच कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं. आफ्टर रिमूविंग deformed force they regain its original position, they regains their original position. The substance are known as the elastomers. ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, इलास्टोमर्स बोलते हैं. अगला आता है आपका इलास्टिक मोडली. इलास्टिक मोडली छोटा सा एक टॉपिक है. ये कहाँ होता है, द प्रोपोर्शनल रीजन विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ अ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है आपकी ओ से लेके ए तक के लिए, ये ओ से ए जहाँ पे हुक्स लॉ एप्लीकेबल है, ये दिस रीजन इज प्ले मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल structures and manufacturing, engineering, designing. The ratio of stress and strain called the modulus of elasticity. अगर आप स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो लेते हो, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, ठीक है, तो उन दोनों की रेशियो को क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. इट इज़ फाउंड टू बी कैरेक्टराइज ऑफ अ मटेरियल्स. इसकी हेल्प से स्ट्रक्चर्स और इंजीनियरिंग डिज़ाइन के अंदर हम कोई भी ऑटोमोबाइल्स, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, या ब्रिज बनाते हैं या रेलवे ट्रैक तैयार करते हैं, वहाँ पर सबसे पहले हमें मटेरियल का नेचर देखना पड़ता है कि उसके अंदर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, हुक्स लॉ कितना एप्लीकेबल है, इलास्टिक बिहेवियर कैसा है, यंग मॉडुलस कैसा है. ठीक है, इन सभी चीज़ों को देखने के बाद ही आगे प्रोसेसिंग की जाती है. Thank you. Have a nice day.